एक बार जो वीडियो देख रहे होंगे 2 मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट मार लेंगे ताकि वो भी क्या हो, लिख लें ना। चलो, तो आप सभी को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म का जो है कि पार्ट क्या है, 2 है, समझे। तो इस सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग एंड्रोसियम पुमंग के बारे में। आखिर कैसे जो है कि जो मेल गैमेट है, यानी जो पुष्पीय पादपों में जो नर युग्मक है, उसका निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है, समझे। अब ध्यान देना, एक एक चीज़ें बारी बारी से हम लोग देखेंगे। हमने आप लोगों को कल बताया था, चीज़ें ध्यान देना बढ़िया से, कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा का पूरा ये क्या है, पुमंग है। क्या है? पुमंग। पुमंग का मतलब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज टर्म्ड एज पुमंग, समझे, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो हमने बताया पुमंग के 2 पार्ट होते हैं। ये कि ये हमारा पार्ट हो जाता है पुतंतु। ये कौन सा हमारा पार्ट हो जाता है? पुतंतु, समझे। और ये हमारा जो पार्ट हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और इस परागकोश में जो छोटे छोटे माइक्रोस्पोर टेट्राड ये जो भरे होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकोश के अंदर तो क्या होते हैं? परागकण। क्या होते हैं? परागकण, समझे। अब ध्यान देना आप लोग, अगर जो है कि अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पराग इसमें जो हो देख रहे हो, ये परागकोश जो देख रहे हो, ये जो है कि हाइपोडर्मल सेल होते हैं, अधोस्तरीय कोशिका होती हैं। क्या होते हैं? और इसको जो है कि हम लोग हिंदी में कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, इसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, समझे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका जो है कि अभी हमारा मतलब कंफर्म नहीं है, हिंदी में इसका टर्म हमें नहीं पता, समझे। तो इसको इंग्लिश में जान लेते हैं, क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्पोर का मतलब जिसमें बीजाणु हो, और टेट्राड का मतलब 4। तो ये आप लोगों को 1 2 3 4 दिख रहे हैं, और इसी में जो है कि छोटे छोटे क्या हैं, बीजाणु हैं। इसी में छोटे छोटे क्या हैं, बीजाणु हैं, समझ पा रहे हो ना। अब देखो, और इसमें जो छोटे छोटे जो स्पोर है, वह एक प्रकार के अधोस्तरीय कोशिका है, हाइपोडर्मल सेल है। आप लोग पूछोगे कि हाइपोडर्मल सेल का अर्थ क्या होता है। ये जो है कि जब आप लोग बाद में जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाइपोडर्मल सेल क्या होता है, आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, समझे। आज अभी समझिए कि एक प्रकार की जो है कि हाइपोडर्मल सेल होती है, अधोस्तरीय कोशिका होती है। इसमें जो बीजाणु भरे होते हैं, वो जो है कि क्या होते हैं, एक प्रकार की अधोस्तरीय कोशिका होती है। क्या होते हैं? एक प्रकार की अधोस्तरीय कोशिका होती है, समझे। फिर ये जब थोड़ी बड़ी होकर के, जैसे डेवलप्ड होकर के, जैसे ये एक लड़का है, समझे, बच्चा है, जब बड़ा हो जाता है तो उसे लोग मर्द कहने लगते हैं, समझे, आदमी कहने लगते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है, क्या उसे आदमी कहोगे? नहीं ना। जो बच्चा खेल कूद रहा है उसे कहोगे लड़का कहोगे आमतौर पर। और लेकिन अब जो उनकी शादीशुदा हो गई, उनको आदमी कोई लड़का कहेगा? है लड़का, ऐसे आदमी हो गया ना। तो आदमी और लड़के में अंतर है ना। लड़के का मतलब समानता, तो ये भी समझ लो, लड़के का मतलब जो अनशादीशुदा है, मतलब शादीशुदा नहीं है। आदमी का मतलब जो शादीशुदा हो गए, समानता, ऐसा हमारा मानना है, समझे। तो फर्क है ना, बड़े होकर चेंज प्रारूप हो गए ना। अब देखो, शिशु अवस्था से देखो हमारे जीवन की कौन कौन सी अवस्था होती है। एक हमारी अवस्था होती है गर्भावस्था। प्रारंभिक हमारी अवस्था क्या होती है? गर्भावस्था, जब हम गर्भ में होते हैं। दूसरी अवस्था हमारा क्या होती है? शिशु अवस्था, जब कहीं चिल्लाने लगते हैं। हाँ, हंस रहे हैं, नहीं चिल्लाए हो कभी, दांतों नहीं था, समझे। तीसरा अवस्था कौन सी थी? शिशु अवस्था के बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का मतलब समझ रहे ना, नटखट माखन चोर, मतलब कृष्ण जी का बाल लीला, समझ रहे ना। तो हमारी कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या आती है? युवावस्था।
युवावस्था के बाद क्या आती है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब प्रौढ़ हो गया, जो 40 साल का हो गया है वो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ गया यानी पक गया है पूरा एकदम, प्रौढ़ावस्था। और यानी बाल पकना शुरू हो गए, धीरे धीरे पके नहीं है, पकना शुरू हुए एक दो, प्रौढ़ावस्था। और फिर जो है कि अगर हम बात करें प्रौढ़ावस्था के बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था समझ, लकड़ी लेके चलने लगा, समझे। अब वृद्धावस्था के बाद फिर एक और अंतिम अवस्था आती है जिसे हम लोग कहते हैं देहांतर अवस्था। क्या कहते हैं? तो टोटल कितनी अवस्थाएं हुई देख ला? गर्भावस्था, बाल्य, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद देहांतर अवस्था। तो ये भी समझ है ना, समझे। तो वैसे ही ध्यान देना, ये भी बड़ी होकर के ये जो हमारी अधोस्तरीय कोशिका है, ये हम ऐसे पार्ट टाइम बस तुम लोग को नॉलेज के रूप में बता दिया। अब ध्यान देना इधर, खैर बायोलॉजी का वो टॉपिक नहीं था, लेकिन एक तरफ से देखो तो बायोलॉजी का ही टॉपिक था, शरीर के अपने वो अवस्था के बारे में जाने आप लोग। तो अधोस्तरीय कोशिका की बात करें आप लोगों को, तो ये हमारी अधोस्तरीय कोशिका जो है कि हाइपोडर्मल सेल इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये बड़ी होकर के प्रपूषु कोशिका का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका का निर्माण करती है? जिसे हम लोग आर्केस्पोरियल सेल कहते हैं, या जो है कि प्रपूषु कोशिका का निर्माण करती है। और फिर ध्यान देना, ये हमारी प्रपूषु कोशिका डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और एक को कहते हैं हम लोग प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। यहाँ तक समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोग को? देखो कहाँ तक पढ़ा है। पहले ये पुमंग है पार्ट, पुमंग का ये पार्ट पुतंतु है, ये पार्ट जो है कि पराग कोश है, और पराग कोश में क्या भरे हैं? परागकण भरे हुए हैं, समझे। तो परागकण बनते कैसे हैं ये आप लोग को बताना है। इसी में जो है कि परागकण यानी इसमें क्या है? बीजाणु है, समझे। अब इसमें जो है कि ये जो बीजाणु है इसमें भरे हुए अभी, वो एक प्रकार की अधोस्तरीय कोशिका है। अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर के प्रपूषु कोशिका का निर्माण करती है, और प्रपूषु कोशिका जो है कि बाद में डिवाइड होकर के प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का में विभाजित हो जाती है। यानी कि 2 रूपों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। इतना आप लोग को सब कुछ पता। अब ध्यान देना, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी पैरेटल सेल, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल। इतना समझ आ गया? अब ध्यान देना, अब ये जो प्राथमिक भित्तीय है, भित्तीय का अर्थ क्या होता है? दीवार। भित्तीय का अर्थ क्या होता है? लेयर। भित्तीय का अर्थ क्या होता है? परत, समझे। जैसे अब कपड़े हम लोग पहने हैं तो 2 परत है। एक अगर गर्मी का सीजन हो तो बहुत कम परत होता है कपड़ा का, ठंडा का दिन हो तो परत ही परत रहता है, समझे। पहले संडो गंजी, फिर उसके ऊपर कुर्ता, कुर्ता के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर और ठंडा तो जैकेट, समझे। 4-5 लेयर हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिन में मुख्यतः 2 लेयर, समझे। और वो भी सोते समय मात्र 1 लेयर, समझ रहे ना। तो कहते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि परत मतलब होता है, भित्ति का मतलब होता है परत। क्या होता है? परत। तो ये हमारी जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, यह जो है कि मुख्यतः 3 परत में डिवाइड हो जाती है। कितनी परत में डिवाइड हो जाती है? 3 परत में डिवाइड हो जाती है। कितनी परत में डिवाइड हो जाती है? कोई डाउट? अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, ये बाह्य स्तर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोडर्मल, मध्य स्तर, मेसोडर्मल और टेपिटम। 3 लेयर होती हैं। इंग्लिश हिंदी में इसको देखना, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, यहाँ पर देख सकते हो ये तीनों लेयर देख रहे हो ना, ये तुम प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका को देख रहे हो, समझे। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका को आप लोग देख रहे हो, समझे। यह एक प्रकार का क्या है? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है। और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका में आप लोग नोटिस करिएगा कि यहाँ पर 3 स्तर आप लोग को दिख रहा है। 1 स्तर, 2 स्तर, ये 3 स्तर देख रहे हैं ना।
अब यहाँ पर नोटिस करना कि यहाँ पर ये वाला जो हम देख रहे हैं सबसे ऊपर का लेयर, यही कौन सा स्तर है? बाह्य स्तर। यह कौन सा स्तर है? कौन स्तर है? अच्छा, ये जो बीच में आप लोग काला 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 ये देख रहे हो, ये कौन सा स्तर है? मध्य स्तर। कौन सा स्तर है? अब कहोगे सर जी ये बाह्य स्तर और मध्य स्तर मतलब चारों तरफ, और देखो मध्य स्तर है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो नीला नीला आप देख रहे हैं, ये सबसे नीचे का लेयर है, इससे हम लोग कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं? ये सबसे अंदर का स्तर है, यानी कि सबसे मतलब अंदर कौन है? टेपिटम है। कौन है? टेपिटम। अब ध्यान देना, यहाँ पर नोटिस करना कि और इस टेपिटम के अंदर क्या होते हैं? तुम्हारे बीजाणु होते हैं। तुम्हारे क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं, समझे? अब जो है कि ध्यान देना आप लोग कि इस जो टेपिटम के अंदर आप लोग देख रहे हैं, इसी के अंदर यही जो है कि विभाजित होकर के लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। ये आप देख रहे हैं ना, इसी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये यही क्या है? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। यही है, ये वाले क्या है? ये है ना, ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। और इनके चारों तरफ 3 गो लेयर है, टेपिटम, मध्य स्तर और बाह्य स्तर। और उसके अंदर क्या है? क्या है? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, समझे? अब तुम लोग कहोगे यहाँ पर क्वेश्चन उठना चाहिए, ऐसा क्यों? ये बताओ, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट बोलते हैं ना। अच्छा, हम बार बार कर रहे हैं, गलती से ऑमलेट ना बोले, ध्यान देना, हेलमेट ना। तो हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं, क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए। अब सोचो, हमारा जो दिमाग है ना, मस्तिष्क है ना, सबके पास है ना, यहाँ पर तो सबके पास है, समझे? तो भले यूज ना करो, तुम्हारी बात है। कोई यूज ज़्यादा कर लेता है तो एक आनंद हो जाता है, जो यूज बहुत कम कर लेता है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। समझे? आ जाएंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये हमारा खोपड़ा है ना, ये मस्तिष्क सबसे पहले किससे ढका हुआ है? खोपड़ा की हड्डियों से। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उगाए हैं? बाल का काम है क्या? सुरक्षा देना ब्रेन को। सेकेंडरी चीज़ है कि तुम उस बाल को जो है कि फैशन के रूप में या ऐसे जो है कि कटवा लेते हो, समझे? वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्यतः उसका प्राथमिक काम क्या है? बाल का सुरक्षा प्रदान करना ब्रेन को, समझे? अब ध्यान देना। और तीसरा, फिर भी तुम जब मोटरसाइकिल चलाते हो तो क्या लगा लेते हो? हेलमेट। क्यों? क्योंकि और मजबूती हो जाए, समझे? तो ये जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, जो है कि बहुत मतलब कोमल है। जो भी नाजुक अंग होते हैं, जो भी नाजुक चीज़ होते हैं, उसको जो है कि क्या होना चाहिए? उसको सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है, समझे? अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि यहाँ पर जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, तो ये बाह्य स्तर और मध्य स्तर के काम क्या हो सकते हैं? सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, समझे? इनके ऊपर चारों तरफ। और ये जो टेपिटम है, ये जो सबसे अंदर का लेयर है, इसका काम सुरक्षा प्रदान करना नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम बस यह होता है कि यह जो टेपिटम है, यह जो है कि पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। किसको? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका को पोषण कौन प्रदान करता है? टेपिटम लेयर। तो टेपिटम लेयर का कार्य क्या है? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका को पोषण प्रदान करना। इतना समझ में आ गया? अब हम आप लोग को बताएंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या कहलाता है। सुनो, मिटाते हैं, मिटा देना। अब देखो लघु बीजाणु जनन क्या कहलाता है। तो देखो लघु बीजाणु जनन कोशिका कैसे होती है, ये जो है कि आप लोग ध्यान देना, समझे? आप लोग को पता है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका क्या है? आपको पता है ना? इतना कूटेंगे, नहीं पता है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है?
अभी हमने बताया कि जो पराग कोश में बीजाणु होते हैं वो एक प्रकार के अधोस्तरीय कोशिका होते हैं। अधोस्तरीय कोशिका जो है कि प्रपोषी कोशिका में वो बड़ी होकर के बन जाती है, फिर विभाजित होकर के एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनता है, एक प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनता है। और प्राथमिक भित्तीय कोशिका का 3 लेयर होता है, अंत बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम। और उस टेपिटम के अंदर क्या होता है? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होता है। क्या होता है? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होता है। तभी भी तुम लोग का अकल नहीं थी, अब समझ गए प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है? कोई डाउट है? अब ध्यान देना। तो यही जो है कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। तुम लोग कहोगे समसूत्री विभाजन क्या होता है, पूछोगे ना? अब पूछना हक है, क्योंकि 11 में तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है, समझे? समसूत्री विभाजन का अर्थ होता है कि जब एक कोशिका जब 2 भागों में टूट करके विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ऐसे विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है, वैसे कोशिका विभाजन को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन कहते हैं? और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समझे? तो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? देखो समझो, जो कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, समझ रहे हो ना? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। वैसे जो है कि विभाजन को हम लोग कौन सा विभाजन कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। कौन सा विभाजन कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब क्लियर? तो देखो, गुणसूत्रों की संख्या जिसमें आधी हो जाती है वैसे विभाजन को, वैसे कोशिका विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, समझे? अब ध्यान देना, जो हमारी गैमेट है, जो हमारी युग्मक कोशिका है, जो हमारी युग्मक कोशिका है जिनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है, समझे, जिनमें जनन करने की क्षमता है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी, समझे? तो हमारे जितने भी सोमैटिक, हमारे जितनी भी दैहिक कोशिका होती हैं, उनमें जो है कि कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। और जितने भी जनन कोशिका होती हैं, जैसे शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया, इनमें कौन सी विभाजन होती है? तो देखो, पहले जो है कि ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका पहले कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन। तब तो कहोगे सर जी, यानी इनमें तो जनन करने की क्षमता ही नहीं, और आप बता रहे हैं कि ये जनन करती हैं। तो पहले जो है कि ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका कौन सी विभाजन करती है? और फिर जब ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका अगर समसूत्री विभाजन कर लेती है, तो वो जो है कि बनाती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यानी कि यही वो कोशिका है जो लघु बीजाणु बनाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में PMC, यानी कि पोलन मदर सेल। मदर मतलब माता, सेल मतलब कोशिका, और पोलन मतलब जो नरयुग्मक है। तो नर युग्मक की जो मातृ कोशिका होती है वह कैसे बनती है? तो नर युग्मक की यानी पोलन की जो मातृ कोशिका होती है वो जो है कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। तो यानी कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका जो है वह जो है कि क्या करती है? पोलन मदर सेल बनाती है। कब? समसूत्री विभाजन हो करके। कैसे? समसूत्री विभाजन हो करके। समझ गए? तो पोलन मदर सेल कैसे बनते हैं, इतना आप लोग को डाउट क्लियर? एक कदम अब आगे आना कि यही पोलन मदर सेल यानी कि यही जो है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन कर रही ना, यानी कि अब इसमें गैमेट की संख्या यानी जो गुणसूत्र की संख्या है, गैमेट नहीं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की जो संख्या है वह क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगे। जनन कोशिका की यही तो विशेषता होती है कि वो जो है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अब ये जनन कोशिका का काम कर रही है ना, तो यह जो है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजन हो करके किसका निर्माण करती है? पराग कणों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? समझ गए? तो पराग कण का निर्माण कैसे हो रहा है? सोचो, पहले जो है कि पराग कोश में है अधोस्तरीय कोशिका,
अधोस्तरी कोशिका जो है कि डिवाइड बड़ी होकर के बन गई प्रपुषु कोशिका। प्रपुषु कोशिका जो है कि डिवाइड होकर के दो भागों में, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, समझे। उसमें बताया था कि प्राथमिक द्वितीय कोशिका के 3 लेयर, एक होता है बाह्य स्तर, एक होता है मध्य स्तर और एक होता है टेपिटम। एक बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम। बाह्य स्तर मध्य स्तर सुरक्षा प्रदान करते हैं और टेपिटम क्या करता है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अब ध्यान देना, अब प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके पोलन मदर सेल का निर्माण करती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है और वह जो है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके पराग कणों का निर्माण करती है। तो पराग कण कैसे बन रहे हैं, ये दिमाग में आप लोग का एक इमेज क्लियर ना। तो पराग कण कैसे बन रहे हैं ये तो इमेज क्लियर, लेकिन पराग कण की संरचना के बारे में अब आप लोगों को पढ़ना है। तो ध्यान देना, यही लघु बीजाणुओं या पराग कणों के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यानी कि ये हमारे जो पराग कण जो निर्माण करने की जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस तो समझा दिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आप लोग को 1 लाइन में आंसर आ जाएगा कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसे रटना है, समझ लिए और थोड़ा बहुत याद कर लेना है। यानी कि अगर रटो भी तो उसको समझ रहे हो। रटना भी 2 प्रकार का होता है, एक जो है कि 3 इडियट का पिक्चर देख रहा था वो भी रट ही रहा था। पता है ना कौन कौन 3 इडियट पिक्चर देखा है, वो बहुत चमत्कार किया था, समझे। अब देख ली, अब पकड़ ली, समझे। तो वो भी रट रहा था लेकिन समझ के नहीं रट रहा था। और एक होता है समझ करके उस चीज़ को याद करना कि कैसे हो रहा है, फिर वो ऑटोमेटिक याद है चीज़ें, उसे रटने की जरूरत नहीं है, यानी वो भूलोगे नहीं, वो समझ रहे चीज़ें, समझ रहे हो उस चीज़ों को, समझे। तो उसका अर्थ समझ रहे हो। तो इन सब का अर्थ समझ रहे हो ना कि लघु बीजाणु या पराग कणों की निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियर। अब ध्यान देना, अब इसका संरचना पढ़ लेंगे। जैसे हम बता देते हैं कि छोटे बच्चों को कहानी कि भगुआ एगो भकौआ होला, तो वो तुरंत में मम्मी भकौआ कैसन होला, तो हम लोग फिर काल्पनिक कहानी बताते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। फिर देखते हो कि टीवी वगैरह पर दिखा दे, कंकाल वगैरह का फोटो दिखा देते हैं, पता चल रहा है गढ़ई के किनारे तुम लोग गलती से कंकाल देख लिए, डर के भागा जाओगे। कितने लोग देखे नदी के किनारे कंकाल, खोपड़ा वगैरह देखा है, कैसा फीलिंग होता है अंदर, ढल जाता है पूरा। चला जाओ, अच्छा चलो, वो बायोलॉजी के लैब क्लासेज में होती है। हम लोग क्या क्लास में जो बायोलॉजी का वो होता था, लैब क्लास में खोपड़े वगैरह कंकाल वगैरह रखा होता था। उसको तो है कि हम गार्डन से लड़का फूल लाते थे, गुलाब का, कहते थे यो, और हम लोग जो है कि उसका इमेज खींचते थे। मतलब मोबाइल चुपके से अलाउ नहीं था, लेकिन कुछ लड़के ले आते थे। हम लोग के पास तो मतलब हम तो ले ही नहीं जाते थे, लेकिन कुछ लड़के जो लाते थे वो जो है कि क्लिक कर देते थे फ़ोटो, और कई पोज जो है कि कंकाल के साथ हम लोग खिंचवाते थे। लेकिन कंकाल जो है कि हड्डी का नहीं था। आजकल तो प्लास्टिक का कंकाल आने लगा है बच्चों को दिखाने के लिए, समझे। वो सस्ता पड़ता है, प्लास्टिक का कंकाल मतलब आने लग गया है, समझे। चलो खैर बढ़िया है। तो लघु बीजाणु या पराग कण, लघु बीजाणु ये तो बता दें। अब देखो, जब उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा पराग कण बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पराग कण बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पराग कण बनने के बाद स्फुटन होता है। स्फुटन मतलब क्या होता है, अब देखो तुम जो है कि गुब्बारा है और उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा हवा भर दिए तो फूट जाएगा कि नहीं फूट जाएगा। तो स्फुटन का अर्थ क्या होता है, फूटना। स्फुटन का अर्थ क्या होता है, फूटना। तो लघु बीजाणु यहाँ पर जो पराग कण उसमें जब बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और पराग कण का स्फुटन होने के बाद, पराग कण का जब स्फुटन हो जाएगा तो यही पराग कण जो है कि किसी भी माध्यम से
हो सकता है हवा के माध्यम से, हो सकता है कीड़ा मकोड़ा के माध्यम से, हो सकता है जल के माध्यम से, समझे, किसी भी माध्यम से वह जो है कि वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचता है। वर्तिकाग्र यानी मादा का वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? और जब परागकण मादा का वर्तिकाग्र भाग तक पहुंच गया तो इसी प्रोसेस को तो परागण कहते हैं ना, हो इसी को न कहते हैं परागण, समझ गए ना। अब जब यहाँ पर चला जाएगा तो पराग नलिका बनाएगा। अगर पता चल जाएगा कि सेम हमारे जाति की है तब जो है कि क्या बनाता है? पराग नलिका। यानी कि अगर पराग कण को पता चल गया कि ये जो है कि अड़हुल का, अगर हम अड़हुल हैं तो वो भी अड़हुल है, समझे, तब वो जो है कि क्या बनाएगी? पराग, वो क्या बनाएगा? पराग नलिका बनाएगा। क्या बनाएगा? पराग नलिका बनाता है, समझे। अगर दूसरे फूल का पराग कण है और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर हम स्थानांतरित कर दिए तो वो पराग नलिका नहीं बनेगी। पराग नलिका तभी बनेगी जब अड़हुल का फूल और अड़हुल का मतलब नर भाग भी हो, परागण भी हो, और अड़हुल पौधों का मेलपाट भी हो, दोनों सेम हो, समझे, तभी पराग नलिका बनेगी। तब जो है कि परागण के बाद जो है कि पराग नलिका बनता है। और जब पराग नलिका बनता है, जब पराग नलिका बनता है तब जो है कि ये हमारा पराग कण जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें से दो केंद्रक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो केंद्रक, जनक केंद्रक है, इसमें से दो केंद्रक निकलते हैं जिसे हम लोग नरयुग्मक कहते हैं, जिसे दो नरयुग्मक बन जाते हैं। कितने नरयुग्मक बन जाते हैं? अब संरचना में देखना, परागकणों का संरचना देखना। ये जो ऊपर वाला संरचना आप देख ले रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसे? हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बाह्य चोल। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। खोल समझ रहे हो? ऊपर का समझ रहे हो ना? तो इसे यानी बाहर का जो ढका हुआ है जिससे, उसे हम लोग कहेंगे बाह्य चोल। और इंटाइन को हम लोग कहेंगे अंतःस्तर। क्या कहेंगे? अंतःस्तर। ये हमारा परागण है, समझे। तो परागण के ऊपर दो लेयर होते हैं, एक होता है अंतःस्तर का लेयर और एक लेयर होता है बाह्य चोल का लेयर। कौन सा लेयर होता है? एक अंतःस्तर का लेयर होता है, एक बाह्य चोल का लेयर होता है, समझ गए। अब यहाँ पर एक मिनट ध्यान दे दें। ये अंतःस्तर और बाह्य चोल के अंदर अंतःस्तर होता है, और अंतःस्तर के अंदर तुम देख रहे हो कि हमने दो चीज़ बनाया है। ये एक बड़ा बनाया है और एक छोटा बनाया है, समझे। इसके अंदर ये है वर्धि केंद्रक, यानी कि वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है? और ये जो छोटा वाला सेल देख रहे हो, ये है जनक केंद्रक, यानी क्या है? जेनरेटिव सेल। ये क्या है? अब यहाँ पर नोटिस करना, ध्यान देना। मेन यहाँ पर मुखिया कौन है जिसका हमें काम है? जनक केंद्र का काम है। यही तो वेजिटेटिव सेल है ना, और यही तो जेनरेटिव सेल है ना। यानी कि जनन केंद्रक यही तो है, यही तो दो नरयुग्मक बनाता है। मादा के वर्तिकाग्र भाग तक पहुँचता है तो वही जेनरेटिव सेल तो दो नरयुग्मक बनाता है पराग नलिका के बाद। पराग नलिका में तो मेन नरयुग्मक बनाता कौन है? जनक केंद्रक। तो प्लांट का जो नरयुग्मक है वो बनाता कौन है? जनक केंद्रक। तो तुम लोग को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसका काम क्या है? वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? ये बताओ। वेजिटेबल मैंने सब्जी तुम क्यों खाते हो? जिंदा रहने के लिए, पोषण प्रदान करने के, ताकि हमको पोषण मिले, समझे। तो वैसे ही ये हमारी जो वेजिटेटिव सेल है, जिसे हम लोग वर्धि केंद्रक कहते हैं, इसका काम होता है जनक केंद्रक को पोषण प्रदान करना। इसका काम क्या होता है? जनक केंद्रक को पोषण प्रदान करना। तो परागकण की संरचना आप बना लेंगे। अब ध्यान देना, तुम लोग कहते हो अच्छा हमें सरसों होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग छिटक देते हैं, बीग देते हैं परागकण कहीं भी, और देखते हो कितना भी बाढ़ साढ़ कुछ हो भी आ जाए, इतना धरती जल रही है, फिर भी जो है कि सब घास उग जाता है। कैसे उग जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो परागण है ना,
परागण की संरचना में ये जो ऊपर आप लोग एक साइन देख रहे हैं ना, एक साइन बाह्य चोल, ये जो है कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किस पदार्थ का बना होता है? और स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो अगर करोड़ों साल तक भी रहे तो वो खराब, यानी कि इसके अंदर का ये जो जनक केंद्रक है इसको क्षति, यानी ये एक ऐसा हेलमेट है किसका? जनक केंद्रक का, बाह्य चोल, जो इसे बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको चाहे तुम एसिड में डाल दो, चाहे तुम कहीं भी तुम डाल दो, ये खराब नहीं होगा, जैविक अपघटन इसका नहीं होगा, यानी कि ये सड़ेगा, ये इसको कुछ प्रभाव नहीं करेगा, जैविक इसका अपघटन नहीं होगा और करोड़ साल तक सुरक्षित रह सकता है। तो ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पराग कण का जो बाह्य संरचना आप लोग देख रहे हो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। किसकी? और ये जो अंदर की जो आप अंतःस्तर देख रहे हैं यह किसकी बनी होती है? पेक्टोज सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? पेक्टोज सेलुलोज की बनी होती है। समझे? अब तुम लोग कहोगे सर जी कहाँ से जो है कि जब छिद्र ही नहीं होता है तो कैसे जो है कि बीज में जो है कि अंकुरण होने लगता है परागकणों से? समझे? ध्यान देना, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा छिद्र होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन क्या हो जाता है? एब्सेंट रहता है। और वहीं से फिर क्या होता है, जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा छिद्र होता है जहाँ पर इस बाह्य चोल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, या एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझे? तो इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण तुम देखते हो कि घास वगैरह बीज साल भर खेत में रहेंगे फिर भी वो सड़ेंगे, गलेंगे नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने आज यह पढ़ा परागकण की संरचना, इंटाइन, एक्साइन यानी कि बाह्य चोल, अंतःस्तर, फिर इसके अंदर जनक केंद्रक, वेजिटेटिव सेल, इन सब के काम संरचना समझाया गया। अब फिर आप लोगों ने पढ़ा कि यही जो है कि जनक केंद्रक दो नर युग्मक बना लेता है। कल हम पढ़ेंगे कि यह नर युग्मक कैसे जो है कि संलयित होकर के क्या करता है? निषेचन करता है। आगे की क्लास में हम लोगों ने कल देखेंगे। आज हमने पुमंग के बारे में डिस्क्रिप्शन जितना भी अध्ययन करना था वो कर लिया। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के क्लास में। ओके।